नमस्ते बच्चों। जैसा कि इससे पूर्व की क्लास में आपने संख्या पद्धति के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ अर्थात कई प्रकार की परिभाषाएं पढ़ ली हैं, क्या होता है, क्यों कहते हैं। आज हम इन परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इन परिभाषाओं से आगे बढ़कर क्या क्या चीज़ होती है, वैसे तो हम रोज़ पढ़ते जाएंगे, मैं आपको रोज़ दोहरान कराता जाऊँगा, लेकिन फिर भी आप रोज़ थोड़ा ध्यान रखें। संख्या पद्धति के बारे में आपने पता किया था कि संख्या कितने प्रकार की होती है। आप सबको पता है, आप सब होशियार हैं। संख्या पद्धति में पहला नंबर आता है प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या यह आपका दोहरान कार्य है भैया, इसका ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे संख्या आती है पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पे आती है पूर्णांक संख्या। अब देखो, कईयों को ये याद नहीं होता है कि पूर्णांक क्या है, प्राकृत क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो आप इनको अगर आज ढंग से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी भर भूल पाएंगे इनको कि इनको क्या कहते हैं और कौन सी संख्या को हम क्या कहेंगे। ठीक है ना, सबको मैंने एक ही क्रम में जमवा दिया है। अब इस क्रम के अनुसार ही हम इनको समझेंगे। प्राकृत संख्या वे होती है जो गिनती के अंक 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक, जहां आपको लगे कि यहाँ संख्या खत्म होगी वहां तक ये प्राकृत संख्या कहलाएगी। अर्थात सभी पॉजिटिव धनात्मक प्लस वाली संख्याएं जिसमें जीरो शामिल नहीं है, एक है, फिर एक के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 है, इसी प्रकार से चलते जाएंगे। जहां तक आपको गिनती याद है वहां तक प्राकृत संख्या कहलाएगी। इसके आगे पूर्ण संख्या, अब इसमें जीरो शामिल है, यानी कि 0 से लेके 0, 1, 2, जहां तक आपको प्लस की संख्याएं याद है वो सारी संख्याएं क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। ये सबसे डेंजर, हालांकि डेंजर नहीं है, डरना मत, लेकिन डेंजर इसलिए कहते हैं ये इन दोनों का मिला जुला रूप है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो इन सबका मिला जुला रूप आएगा। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, अब तक तो आपने ली है धनात्मक संख्या, अब इनके साथ काल्पनिक सारी संख्या यानी कि माइनस की सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी तो ये कहलाएगा पूर्णांक संख्या। माइनस की संख्याएं कौन सी होती है जानते हो ना? कौन सी होती है? -1, -2, -3। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा भाई? -1 यहाँ से लिखना चाहिए, -2 यहाँ से लिखना चाहिए, है ना? ये ऐसे लिखने का कारण ये है कि जो शून्य है, शून्य से पहली छोटी संख्या -1 है, उससे और छोटी संख्या -2 है, उससे और छोटी -3 है, और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे माइनस अनंत तक, जहां तक आपको पता है वहां तक माइनस अनंत सबसे छोटी संख्या होंगी। और जीरो के इधर सारी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 और प्लस अनंत, यानी कि जहां तक आपको पता है प्लस की संख्याएं। अब इसका पूर्ण रूप से मैं आपको मतलब बता दूं कि माइनस अनंत, जिस माइनस संख्या के बारे में आपको जानकारी है उस माइनस की संख्या से लेके जहां तक आपको प्लस की संख्या की जानकारी है वहां तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। अर्थात सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंदर आ गई है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं बची है जो नहीं है। अब नंबर 4, इन तीनों का रूप मिला जुला, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पुनरावृत्ति के द्वारा याद दिलाया जा रहा है कि क्या नई चीज इसमें आ सकती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें आप p/q रूप में लिख सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है? किसी के नाम है क्या? नहीं, यहां p व q दोनों ही क्या है? पूर्णांक।
क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या है याद करो, अभी जस्ट पढ़ा हमने। पूर्णांक में क्या आता है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। मतलब यहाँ कोई भी अगर संख्या आ जाए, प्लस की माइनस की किसी की भी, तो वो किसकी होगी? पूर्णांक की। और जब यहाँ रख देंगे तो वो क्या कहलाएगी? बट्टे में रखने के बाद परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज और है कि पी और क्यू पूर्णांक तो हो, लेकिन क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। इसका मतलब ये है कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी पूर्णांक में है। लेकिन यहाँ क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। और पी तो 0 प्लस की सारी संख्या है, माइनस की सारी संख्या है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके कुछ उदाहरण है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 4/1, 4 पूर्णांक संख्या में दिख रहा है, 3 के बाद 4 है, ये पूर्णांक संख्या है। और क्यू जो कि 1 है, वो भी पूर्णांक संख्या में दिख रहा है। तो इन दोनों को आपने p/q रूप में लिख दिया, लिख सकते हैं, लिख दिया, तो मतलब ये परिमेय संख्या है। अब दूसरा 0/1। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में मिलेगा, कुछ न कुछ नई चीज आई है। यहाँ ऊपर p की जगह मैंने 0 लिखा है और q की जगह 1। तो p व q दोनों क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में 0 आता है, तो मतलब p की जगह 0 आ सकता है। q पूर्णांक, q की जगह 1 लिखा है, 1 पूर्णांक है, देखो है, बिल्कुल है। मतलब ये p/q रूप में लिख दिया, और ये दोनों इसकी शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, 1/0। बस उल्टा ही तो किया है। अब इसमें क्या परिवर्तन आता है वो हम यहाँ देखते हैं। एक किसकी जगह है? p की जगह, ये रहा p की जगह। और p क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में 1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, मान गए हम इसकी बात। यहाँ 1 तो आ रहा है, वही सही है। अब जाते हैं नीचे, बट्टे के नीचे, जो कि 0 है। 0 किसकी जगह लिखा हुआ है? q की जगह। q क्या है? पूर्णांक। क्या 0 में पूर्णांक, 0 पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब परिमेय संख्या की ये शर्त को रोक रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होंगी। और उदाहरण ले लेते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, सारी प्लस की संख्याएं बता रहे हैं भैया जी, माइनस की संख्या बता ही नहीं। बता देते हैं आपको, -4/3। -4 किसकी जगह? p की जगह। -4 p की जगह है, और p पूर्णांक होना चाहिए। क्या -4 आ रहा है पूर्णांक संख्या में? बिल्कुल आ रहा है। -3 के बाद -4 ही तो आएगा। ये हो गया परिमेय संख्या का रूप। दूसरा नीचे बट्टे में देख लेते हैं। बट्टा में क्या है? 3। 3 किसकी जगह है? q की जगह। और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 तो है ही नहीं, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक में देखते हैं 3 है क्या? बिल्कुल है पूर्णांक में 3। तो बस ये भी परिमेय संख्या होंगी। अब हम इसके आगे और पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जब तक आप इसको देख लो। साफ कर दे इसको। नंबर 5, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्या परिमेय नहीं, वो अपरिमेय हो जाएगी। अर्थात जिन संख्याओं को, या जो संख्या p/q रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जो संख्या p/q रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब आप कहोगे भैया जी अपरिमेय संख्या आपने ये तो बता दिया, लेकिन मान लो उदाहरण आया ऐसा कोई, तो बताओ। तो उदाहरण के बगैर तो हमें कोई चीज समझ में आती नहीं है। बिल्कुल आपको समझाएंगे उदाहरण के द्वारा, देखना। भाग देना आता है सबको?
10 में 3 का भाग देना है। किसका देना है? 10 में 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितने उतारेंगे? 9। 10 में से 9 गए। जब भी ऐसी स्थिति आती है, शेषफल बच जाता है, भाग नहीं जाता है, अर्थात शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है, तो हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी एक दशमलव का प्रयोग करेंगे। दशमलव लगाने के बाद इस शेषफल के आगे एक 0 उतारते हैं और देखते हैं कि ये भाजक से बड़ा हो गया है, तो अब भाग दे सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर से 1 बचा, दशमलव लगाया हुआ है, 1 बार 0 उतारेंगे, फिर भाग देंगे 3 बार। फिर 1 बच गया, दशमलव लगाया हुआ है, उतारा 0, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। फिर शेषफल 1। ये क्रिया इस तरह से चलती रहेगी। मतलब मैं ये मान लेता हूँ 3.33333 चलता रहेगा। मुझे नहीं पता है कहाँ रुकेगा। जब मुझे पता ही नहीं है कहाँ रुकेगा, तो इसका दशमलव कैसे हटाऊंगा? और जब दशमलव हटाने की क्रिया पता ही नहीं होगी, तो बट्टा के नीचे 1 के पीछे जो 0 लगाने वाली विधि है वो भी नहीं होगी। तो वो भी नहीं होगी तो ये p बटा q रूप में नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आज हम जो ये पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ा है, आज आप इनका एक बार वापस रिवीजन कर लें, ताकि हम अपनी अगली क्लास में इससे थोड़ा और अधिक जो है रखें। ठीक है ना? हमने जो पढ़ा है आज, ये 5 पॉइंट, और प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो इनके बारे में आज हमने पढ़ा है, एक बार आप इनको आज घर पे रिवीजन करना। नॉर्मल रिवीजन करना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि बस आज भैया जी ने कह दिया तो ये सारा रट लेना है। रटना कुछ नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, ये जो मैंने बताया है, एक बार इसका रिवीजन कर लेना। और अब मैं कुछ प्रश्न यहाँ कर रहा हूँ, वो आप देखना, और कुछ गृह कार्य भी आपको मैं दूंगा। हटा दूँ इनको? जो अभी मैंने आपको करवाया था वो थोड़ा वापस लिख रहा हूँ। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। ठीक है ना? और ये 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। और ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चलती है। ठीक है ना? अब इसके बारे में कुछ आपकी किताब के कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अच्छे भी हैं और आपको करने की आवश्यकता भी है। देखते हैं क्वेश्चन। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? यह आपको एक प्रश्न मिला है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो आप बताओ क्या होती है क्या वास्तव में? तो हम देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या का मतलब है एक भी पीछे नहीं छोड़नी है, सारी पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो सारी पूर्ण संख्याएं कौन सी? 0 से लेकर अनंत तक। तो देखते हैं 0, 1, 2 या अनंत तक। अब दूसरा कह रहा है एक प्राकृत संख्या। तो हम देखते हैं प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2 और ये अनंत तक, 3, 4, 5 जो भी आता है। सवाल है अपना वापस, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो हम यहाँ देखते हैं पूर्ण संख्याएं जो दे रखी है आपको,
उसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और अनंत तक। और नीचे जो प्राकृत संख्या दे रखी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम देखते हैं इन दोनों में समान संख्याएं कौन सी है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों जो संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली, ये इन दोनों में समान है, लेकिन 0 इस पूर्ण में है और प्राकृत में नहीं है। अगर इसने ये कहा होता कि 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो बस 0 को छोड़कर तो सभी होती है, बराबर है, ये संख्या प्राकृत संख्या ही है। लेकिन इसने कहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब प्रत्येक का मतलब है जिसमें 0 भी शामिल है। तो 0 भी शामिल है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 भी अगर शामिल है तो यहाँ ये 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है भैया। इसी तरह से हमारा कुछ कार्य रहेगा आपके लिए। जैसे मैं आशा करता हूँ कि सबके पास किताब पुरानी होगी। नई किताबें तो बाजार में, पहली बात तो बाजार खुला नहीं है और बाजार में अभी आई भी नहीं है हमारे पास। तो पुरानी किताबें सबके पास है, पुरानी किताबें सबके पास है। तो पुरानी किताबों में जो संख्या पद्धति नाम का चैप्टर है उसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अब पेज संख्या तो पुरानी किताब मेरे पास है नहीं, वरना बता देता। नई किताब में आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 4 पर। ग्रह कार्य पेज नंबर 4, उदाहरण संख्या 1। ये इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। हालांकि अगर आपको नहीं भी मिला तो आप बेफिक्र रहना, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो आपको पुरानी किताब में मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जहां लिखा हो उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको करने हैं। पुरानी किताब सबके पास है तो देख लेना और उसमें से ये गृह कार्य कर लेना। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तुल्य भिन्न, तुल्य परिमेय भिन्न और दशमलव प्रसार। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको इसमें सीखने की आवश्यकता रहती है। धन्यवाद।